Hello everyone, myself Thakur Punit Rajput and I welcome to you all in Udit Pharmacy, and today we are going to discuss about basic definitions of pharmaceutical chemistry. मीन्स हम लोग स्टार्टिंग में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में बेसिक डेफिनेशंस हम लोग स्टडी कर लेंगे। स्टार्टिंग में ही सभी की सभी डेफिनेशन स्टडी कर लेंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट रहेगा, ताकि जैसे हम अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो हमारे टॉपिक हैं, मान लीजिए जैसे अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या हमारा एसिड की डेफिनेशन, बेस की, बफर कैपेसिटी की। तो जब हम इस टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यूनिट के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे हमें इजी रहेगा इसके बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन इसकी पहले से ही पता रहेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखा है, एसिड्स। देखिए एसिड क्या होता है, एसिड ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन दे। मतलब कि क्या, देखिए डेफिनेशन रीड कीजिए, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एग्जांपल है इसका डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 और H2SO4। मीन्स देखिए एसिड क्या है, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एग्जांपल क्या है उसका, डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद में बेस। बेस क्या होता है, ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल इसका KOH, NaOH और CaOH का होल ट्वाइस। मतलब कि बेस क्या है, बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में हाइड्रोक्सिल आयन दे, यानी कि OH नेगेटिव आयन दे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा क्या, बफर सॉल्यूशन। A solution which resists the changes in pH upon the addition of a small amount of acid or alkali। देखिए क्या बोल रहा है कि बफर या फिर बफर सॉल्यूशन, जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं जिनके पीएच हम बोल सकते हैं एक तरीके से फिक्स रहे। मतलब कि फिक्स कैसे, मतलब कि उस सॉल्यूशन के अंदर अगर जो हम लोग कोई भी स्मॉल अमाउंट में एसिड मिक्स कर रहे हैं या फिर स्मॉल अमाउंट में कोई भी बेस मिक्स कर रहे हैं, एल्कलाई मतलब कि बेस मिक्स कर रहे हैं, तो जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसके पीएच पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब कि अगर जो उसका पीएच 9 है तो वो 9 ही फिक्स रहेगा, चाहे उसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड डाल दे या फिर स्मॉल अमाउंट में बेस डाल दे। ओके, इसके बाद में फोर्थ डेफिनेशन आ जाती है अपनी, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। बफर कैपेसिटी क्या रहती है, बफर कैपेसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि क्या, कोई भी जो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है उसके लिए रिक्वायर्ड क्या, हमें क्या ऐसे पीएच की, मतलब कि सिंपल सी बात यह है बफर कैपेसिटी की, कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी बफर सॉल्यूशन है, हमें बफर सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था कि हमारी जो बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, जो पीएच रहता है वो फिक्स रहता है ना। हमने बफर सॉल्यूशन के अंदर ये चीज पढ़ ली थी। बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो पीएच रहेगा वो फिक्स रहेगा, यानी कि मेंटेन रहेगा। पर लेकिन बफर कैपेसिटी के अंदर, बफर कैपेसिटी के अंदर क्या होता है, बफर कैपेसिटी के अंदर मतलब कि जो अपना बफर सॉल्यूशन है उसके पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए, उसके पीएच को कितना, 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट चेंज करने के लिए हमें कितने मोल्स, 1 लीटर में, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में हमें कितने मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो कितने यूनिट चेंज हो जाए, बाय 1 यूनिट। मतलब कि अगर जो हमारा बफर सॉल्यूशन 7 है तो बफर सॉल्यूशन का पीएच 7 है, अगर जो हम इसमें बेस डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7.1 हो जाए। ठीक है, और अगर जो हम इसमें यहीं पे अगर जो एसिड डाल रहे हैं तो एसिड गया तो इसको क्या कर दे, 6 क्या कर दे, 9। ठीक है, अब देखिए ये समझने वाली बात कैसे है, देखिए
मतलब कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, बफर कैपेसिटी के अंदर हमारा जो बफर सॉल्यूशन है उसके पीएच को हमें 1 यूनिट चेंज करना है। उस 1 यूनिट को चेंज करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन को चेंज करने के लिए कितने यूनिट? 1 यूनिट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रहते हैं? दिस सब्सटेंस विच कैन, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रहते हैं? सब्सटेंस विच कैन substance which can prevent the oxidation of other materials are called antioxidants। क्या? देखिए, वे सब्सटेंसेस जो क्या हमारा क्या बेसिकली हम बोल सकते हैं जो हमारी ऑक्सीडेशन कराए किसी भी रिएक्शन को, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। एग्जांपल इसका क्या? सोडियम नाइट्रेट और क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद में क्या? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट यानी कि अपने जीआईटी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो इसकी डेफिनेशन, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज आर कॉल्ड जीआईटी एजेंट्स। मतलब कि क्या? जो हमारी ड्रग है, जितनी भी हमारी बेसिकली ड्रग है जो किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज डिसऑर्डर्स के लिए या फिर डिसीज के लिए। जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज के लिए जो जितनी भी हमारी ड्रग यूज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? जीआईटी एजेंट्स, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। ओके, फिर उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा? एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या है? सब्सटेंस विच इंक्रीज द लेवल ऑफ द एसिड इन द स्टमक आर कॉल्ड एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या रहते हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट बोलते हैं। इसके एग्जांपल हमारा क्या? डाइल्यूट HCl। ठीक है, मतलब कि देखिए एसिडिफाइंग एजेंट्स कब यूज कर सकते हैं? जैसे हमारी पेट, जैसे बोलते हैं कि खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, बोलते हैं ना, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या एसिडिफाइंग एजेंट्स लेते हैं, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड का जो सीक्रेशन है, HCl का जो सीक्रेशन है वो कम हो गया है, तो उसको नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए, मतलब कि कम हो गया तो बढ़ाना तो पड़ेगा पर लेकिन कहां तक? नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए हम क्या लेते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 8th है हमारा एक क्लोरल हाइड्रा। इट मींस डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl इन द स्टमक बिलो द नॉर्मल लेवल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, एसिडिफाइंग एजेंट किस कंडीशन में दे रहे हैं? जब हमारा HCl का सीक्रेट, मतलब कि HCl का लेवल अपने स्टमक के अंदर कम हो गया है, और जो HCl का लेवल स्टमक के अंदर कम हो गया है उस कंडीशन का हम क्या बोलता है? एक क्लोरोहाइड्रा। ठीक है, तो इट मींस डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl इन द स्टमक बिलो द नॉर्मल लेवल। मतलब कि अगर जो हमें एक क्लोरोहाइड्रा हो गया है उस कंडीशन में हम क्या देंगे? एसिडिफाइंग एजेंट्स देंगे, ताकि कि जो हमारा HCl का सीक्रेशन स्टमक के अंदर कम हो गया है उसको हम नॉर्मल लेवल तक ला सके। ठीक है, स्टमक ब्लो दी नॉर्मल लेवल। क्या ब्लो मतलब कि कम, और कहां से? नॉर्मल लेवल से। ठीक है, तो एक क्लोरोहाइड्रा का मतलब ये होता है कि इट मींस डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl इन द स्टमक ब्लो दी नॉर्मल लेवल। इसके बाद में हमारा क्या है? हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। हाइपोक्लोरोहाइड्रिया क्या मतलब रहता है? इट मींस डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl इन द स्टमक ब्लो दी नॉर्मल लेवल। मतलब कि इसका क्या मतलब होता है? इसका भी हाइड्रोक्लोर क्या होता है? वही जो हमारा क्या एक क्लोरोहाइड्रा का मतलब मीनिंग था कि क्या जो हमारा HCl का सीक्रेशन क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है स्टमक के अंदर नॉर्मल लेवल से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या 10th पॉइंट आता है हमारा एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स क्या रहता है? द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज एक्सेसिव और एबनॉर्मल एसिडिटी इन द स्टमक आर कॉल्ड एंटाएसिड्स। एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। मतलब कि एंटासिड्स क्या रहते हैं? एंटासिड्स ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो न्यूट्रलाइज एक्सेसिव और एबनॉर्मल एसिडिटी इन द स्टमक। एंटासिड्स क्या रहते हैं? देखिए, एसिडिफायर्स क्या थे? जो हमारा स्टमक में जो हमारे स्टमक में HCl का सीक्रेशन क्या था? कम हो गया था, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या दे देते हैं? एसिडिफायर्स दे देते हैं। एंटासिड्स क्या रहता है? जब हमारे पेट में हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई है, मतलब कि क्या HCl का सीक्रेशन बढ़ गया है, तो HCl का सीक्रेशन बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल लेवल तक, मतलब कि बढ़े हुए को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एंटासिड्स देते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। देखिए, जब हमारा HCl का सीक्रेशन बढ़ जाए स्टमक के अंदर तो हम क्या देते हैं? एंटासिड्स देते हैं, और जब हमारा HCl का सीक्रेशन कम हो जाए तो हम क्या देते हैं? एसिडिफायर्स देते हैं। ठीक है, एसिडिफायर्स अगर आपसे क्वेश्चन है, अगर जो एसिडिफायर्स जैसे हमारा क्या स्टमक में HCl का सीक्रेशन कम हो गया, ठीक है, तो हम एसिडिफायर्स देते हैं। तो एसिडिफायर्स किस नेचर के रहेंगे?
एसिडिक नेचर के रहेंगे या बेसिक नेचर के रहेंगे। और उसके बाद में एंटासिड्स कब दे रहे हैं, जब हमारा HCl का सीक्रेशन बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए यानी कि कम करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, एंटासिड्स दे रहे हैं। तो एंटासिड एसिडिक रहेंगे या बेसिक रहेंगे, ये क्वेश्चन है आपसे, एंटासिड किस नेचर के रहेंगे और एसिडिफायर किस नेचर के रहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, ऐसे एंटासिड्स के एग्जांपल क्या अपने सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ओके, इसके बाद में अब देखिए 11 है अपना प्रोटेक्टिव्स। दीज आर द सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड सरफेस फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलाई। एग्जांपल अपना क्या, कैलोइन। ओके, देखिए बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोटेक्टिव्स की। दीज आर द सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलाई। देखिए बेसिकली ये प्रोटेक्टिव्स क्या रहते हैं, अपनी पूरी बॉडी के अंदर देखा जाता है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर चाहे वो ऑर्गन हो या फिर कोई भी अपना बॉडी का पार्ट हो, उसका एक ना एक प्रोटेक्टिव मटेरियल हमारी बॉडी के पास रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी पूरी बॉडी का सबसे अपने जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, अपनी स्किन प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव्स का मतलब जो हमारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हमने क्या लिया है, कैलोइन लिया है, बिस्मथ कार्बोनेट लिया है। ओके, इसके बाद में क्या, एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट्स क्या रहते हैं, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द गैसेस, टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एब्जॉर्बेंट्स। देखिए एब्जॉर्बेंट्स का मतलब क्या है, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द गैसेस, जो हमारे सब्सटेंस किसको एब्जॉर्ब करते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल है हमारा क्या, कैलोइन, एक्टिवेटेड चारकोल। बेसिकली देखिए एक्टिवेटेड चारकोल और कैलोइन मतलब कि देखिए हमारा किसी भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हम वाटर ले सकते हैं, वाटर के अंदर मान लीजिए हमारे बैक्टीरियाज ने ग्रोथ कर लिया है, ठीक है, तो उनकी जो हमारे बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर लिया, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए देखिए बेसिकली आपने देखा होगा एड में भी कोलगेट चारकोल को, जो कोलगेट का चारकोल वाला फ्लेवर है उसका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा जरूर टीवी पे। तो जब वो देखिए चारकोल को लेता है तो चारकोल क्या कर लेता है, बैक्टीरिया को सारे को जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं फिर बैक्टीरिया रहते हैं, पानी को छानते हैं चारकोल की वजह से, तो चारकोल सबको अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वही एब्जॉर्बेंट की मतलब कि जितने भी हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल आरओ का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आरओ क्या करता है, हमारे वाटर को क्या बिल्कुल प्योरीफाई कर देता है, उसमें से बैक्टीरिया वायरस जितने भी रहते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें क्या बिल्कुल प्योर वाटर देता है, ठीक है। तो वही बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि एब्जॉर्बेंट मतलब कि क्या रहता है, जो हमारे एब्जॉर्ब कर ले किसको, बैक्टीरिया को, गैसेस को, टॉक्सिन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा कैलोइन और एक्टिवेटेड चारकोल। अब इसके बाद में 13 डेफिनेशन अपने क्या, सैलिन कैथार्टिक्स यानी कि परगेटिव्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द ड्रग्स विच इंक्रीज द रिमूवल ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड सैलिन कैथार्टिक्स। एग्जांपल है इसका मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखिए द ड्रग विच इंक्रीज द रिमूवल ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, क्या मटेरियल्स को रिमूव, इंटेस्टाइन से इंक्रीज कर दे किसको, रिमूवल ऑफ द मटेरियल्स, जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर उनको रिमूव करने के लिए जो हमारी ड्रग यूज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सैलिन कैथार्टिक्स बोलते हैं। एग्जांपल है इसका क्या, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। उसके बाद में टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स हमारे क्या रहते हैं, हमारे बेसिकली टॉपिकल एजेंट्स हम लोग बोल सकते हैं जितनी भी हमारी क्रीम्स रहती है जो हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या टॉपिकली अप्लाई होते हैं तो उनको हम टॉपिकल एजेंट्स बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, एजेंट्स विच आर अप्लाइड टॉपिकली और लोकली टू द स्किन। देखिए वो मैंने बोला है कि स्किन के ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड टॉपिकल एजेंट्स। मतलब कि क्या, वे एजेंट्स, जो टॉपिकल एजेंट्स कौन से एजेंट्स रहते हैं, वे एजेंट्स रहते हैं जो हमारी अप्लाई होते हैं टॉपिकली या फिर लोकली, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल एजेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका कैलामाइन, आयोडीन, कैस्टर ऑयल। ओके, इसके बाद में 15 एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स क्या रहता है, द सब्सटेंस व्हिच कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सुपरफिशियल प्रोटीन्स आर कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट। एग्जांपल एलम, जिंक सल्फेट।
मतलब कि क्या, जो हमारे एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो कोज यानी कि बना देते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन ऑफ सुपरफिशियल प्रोटीन्स का एक प्रेसिपिटेशन बना देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिजेंट्स बोलते हैं। एग्जांपल है इसका एलम और जिंक सल्फेट। उसके बाद में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कैसे एजेंट्स रहते हैं, जो हमारे किल करते हैं किसको, माइक्रोब्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। The agents which are used to kill the microbes are called antimicrobial agents। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, आयोडीन, ठीक है। वे एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन से एजेंट्स रहते हैं, वे एजेंट्स रहते हैं जो किल करते हैं किसको, माइक्रोब्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया इसका क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड और आयोडीन। इसके बाद में एंटीसेप्टिक्स। द ड्रग प्रिवेंट सेपिस आर कोल्ड एंटीसेप्टिक्स। मतलब कि क्या, जिसको हम सेप्टिक बोलते हैं ना एक तरीके से, उसको हम सेपिस, बेसिकली लैटिन लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपिस। द ड्रग दैट प्रिवेंट सेपिस आर कोल्ड एंटीसेप्टिक्स। मतलब कि क्या, जो हमें क्या एक तरीके से सेप्टिक होने से बचाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रग बोलते हैं। उसका एग्जांपल हमारा क्या है, आयोडीन और क्या, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद में क्या, डिसइंफेक्टेंट्स क्या रहता है, द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। मतलब कि क्या, वे सब्सटेंसेस जो हमें बचाते हैं कि प्रिवेंट यानी बचाना, द इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए डिसइंफेक्टेंट्स एक तरीके से एक प्रोडक्ट है, आप स्टडी करेंगे इसको आगे। तो डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे माइक्रोब्स को, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किल करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। इसके बाद में जर्मेसाइड्स। जर्मेसाइड्स क्या रहते हैं, वे एजेंट, जर्मेसाइड्स द एजेंट्स विच किल द जर्म्स। जर्मेसाइड मतलब कि जो एजेंट्स हमारे जर्म्स को किल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जर्मेसाइड बोलते हैं। बैक्टीरियोसाइड्स, द एजेंट विच किल्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोसाइड्स मतलब कि जो एजेंट्स हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको बैक्टीरियोसाइड बोलते हैं। जो हमारे एजेंट्स जर्म्स को किल करते हैं उनको हम जर्मेसाइड बोलते हैं। बाद में हमारा क्या, बैक्टीरियोस्टेटिक, द एजेंट विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या, ऐसे एजेंट्स रहते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक। इसके बाद में स्केबिसाइड्स, द एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबिस। क्या स्केबिसाइड्स क्या रहते हैं, वे एजेंट्स रहते हैं जो यूज होता है किसके ट्रीटमेंट के लिए, स्केबिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केबिस, स्केबिसाइड्स बोलते हैं। इसके बाद में टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स, द सब्सटेंस व्हिच आर अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर प्रोटेक्शन आर कॉल्ड टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। देखिए वही है कि जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसी जैसी सेम डेफिनेशन। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे अप्लाई किए जाते हैं स्किन पर किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सन क्रीम्स किससे हमें यूवी रेज से बचाती है। एग्जांपल इसका टाल्क, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, जिंक स्टीरेट, ठीक है। इसके बाद हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स बेसिकली हमारे क्या, दांतों से रिलेटिव रहेंगे, ठीक है। तो डीप preparations which are used for the treatment of various dental disorders are called dental products। वे प्रिपरेशन, डेंटल प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स रहते हैं, वे प्रिपरेशन रहती हैं जो हमारी यूज होती है किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डेंटल डिसऑर्डर्स। डेंटल यानी कि दांतों की तरह तरह की अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, प्रिपरेशन यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इसके बाद में डेंटल कैरीज टूथ डिके। It is a disease of the teeth characterized by and gives bad odor of the mouth। यानी कि क्या, टूथ डिके, इट इज अ डिसीज ऑफ टीथ कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे दांत में कीड़ा नहीं लग जाता उस टाइम पे हमारे मुंह में से बांस आती है, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके। तो इसी वजह से बोला इट इज अ डिसीज ऑफ द टूथ कैरेक्टराइज्ड बाय decalification and gives bad odor of the mouth। ओके, तो आज के लेक्चर में इतने फ्रेंड्स। आपको लेक्चर कैसा लगा सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच और मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।